जब भी हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो अक्सर जो भक्त लोग हैं या जो रूलिंग पार्टी है वो और उसकी सरकारें और जो उनकी ट्रोल मंडली है वगैरह वगैरह इस तरह के जो लोग हैं वो हमेशा सपोर्ट में ही बात करते हैं और कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से ये फ़ायदे हो जाएंगे, खर्चा कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह कई सारे फ़ायदे आपको वो गिनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर खर्चा कम हो जाता है तो खर्चा किसका कम होगा? खर्चा सरकार का कम होगा जो कि लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनती है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होगा? क्योंकि इंडिया में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए तो तकरीबन 4,000 करोड़ का खर्चा आता है। और इसके अलावा आप देखेंगे, आप अगर थोड़ा सा गूगल करें तो पता लगेगा आपको कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पूरे देश में जब चुनाव होते हैं और सरकारी मशीनरी जो काम करती है, इंतज़ाम करती है, उन सब चीज़ों पे तकरीबन 4,000 करोड़ का खर्चा आता है, जबकि उसी चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी 60,000 करोड़ तक पैसा खर्च कर देती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, खास करके बीजेपी जैसे कि अभी कह रही है कि खर्चा कम हो जाएगा, तो भाई खर्चा किसका कम हो जाएगा ये बताएं। नंबर 2, कि कोई भी इलेक्शन या इलेक्शन जैसा कोई भी दूसरा काम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे खर्च होते हों, उसमें सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते, वो पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी 60,000 करोड़ रुपए खर्च करती है किसी इलेक्शन में, तो वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है? उन सभी लोगों के पास जो उसमें मदद कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंटिंग वाले हैं, छपाई वाले हैं, बैनर वाले हैं, पोस्टर वाले हैं, वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट वाले हैं। इतने सारे तरह के जो लोग हैं उनके पास में वो पैसा जाता है। मतलब दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। तो अल्टीमेटली लोगों को जॉब्स मिलते हैं, बिजनेस बढ़ता है। ये फ़ायदा भी इलेक्शन होने से होता है। इलेक्शन हो या कोई भी दूसरी एक्टिविटी हो जिसमें पैसे का लेन देन होता हो। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया पैसे खर्चे का। दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इतना सारा चंदा इकट्ठा करती हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो चंदा खर्च करती हैं इलेक्शन के टाइम पे। कभी दारू बांट के, कभी आप जानते हैं पता नहीं क्या क्या वो बांटते रहते हैं। तो वो पैसा जो है अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वो जाएगा कहाँ? वो पैसा जो है आम लोगों के पास ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनसे ही वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे चूसते हैं वो पैसा, और उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज चंदे के तौर पे उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उद्योगपति, उनसे ले लेती हैं। तो वो पैसा जब ये चेन ख़त्म हो जाएगी तो वो पैसा जो है आम लोगों के पास ही रहेगा। ये एक फ़ायदा है इलेक्शन होने का। इसके अलावा जो ये इलेक्शन अगर हम बार बार करते हैं, उसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो ये सारे के सारे फ़ायदे बंद हो जाएंगे और एक तरह से नुकसान हमारी इकोनॉमी को और हमारे देश को होने लगेगा। इसके अलावा जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे खर्चे आपको दूसरे करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस, अभी आपके पास में जितनी ईवीएम मशीन्स हैं या वीवीपैट मशीन्स हैं वो आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तकरीबन जितनी हैं उससे 3 गुना आपको उनकी संख्या रखनी होगी, तब जाके आप किसी भी इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्शन करा पाएंगे। तो 3 गुना जब आप मशीन्स लेकर आएंगे तो उसका खर्चा कितना होगा? एक मशीन जो है तकरीबन, एक ईवीएम मशीन तकरीबन 17,000 की होती है और वीवीपैट मशीन भी तकरीबन उतने की ही होती है। तो 34,000 रुपये में एक सेट आपको वो पड़ता है। अब जब जितनी मशीन्स अभी हैं उससे 3 गुना अगर मशीन्स आपको चाहिए तो बाकी अगर मान लीजिए 1,000 हैं और आपको 3,000 चाहिए तो 2,000 और लेने के लिए आपको, या जो भी नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं उनको लेने के लिए आपको 15 लाख मशीनें और लेनी पड़ेंगी। और उनका खर्चा कितना होगा? आप 35,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल देशभक्त हैं हम सब लोग। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है। वो फैक्ट ये है कि हम या जो बीजेपी है या जो रूलिंग पार्टी है और जो उसकी सरकारें हैं और जो बाकी के दल मैंने पहले आपको गिनाए वो सब के सब
आपको बात कहते हैं कि इलेक्शन पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में होने वाला जो आम चुनाव है लोकसभा का, वो दुनिया का सबसे सस्ता चुनाव है। इंडिया में तकरीबन पर पर्सन या पर वोटर, टू बी प्रिसाइज, पर वोटर 84 रुपीज़ हम खर्च करते हैं एक चुनाव में। कह सकते हैं कि $1 के आसपास ये खर्चा है। इसके उलट आप देखिए, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए उसमें $1.5 पर वोटर खर्च हुआ। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी, जो कि ऐसी बुरी हालत में है, जहाँ जीडीपी का ये बुरा हाल है, वहाँ पे इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती होंगी, उसके बाद भी वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं और उनमें जो होने वाला खर्चा है, वो पर हेड खर्चा इंडिया से कहीं ज़्यादा है, तकरीबन 2 गुना आप कह सकते हैं उसे। इंडिया में $1 लगता है, तो वहाँ पे $2 के आसपास का खर्चा हो रहा है, $1.75 पर वोटर टू बी प्रिसाइज। तो ये कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से इंडिया में होने वाले चुनावों पर जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, वो बोगस बात है, यूजलेस बात है, क्योंकि पहले ही बहुत सस्ता होता है। और आप देखेंगे टाइम के साथ में महंगाई बढ़ती है, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो इलेक्शन का जो खर्चा है वो बढ़ना ही है, कम तो होने से रहा। ठीक है जी। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो नई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रपोज़ल है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो सिर्फ मोदी जी लेकर आए हैं या उनकी पार्टी ही लेकर आई है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 1983 में और 1999 में, 1983 में जब इंदिरा गांधी का रिजीम था, और 1999 में जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी उनको ये प्रपोज़ल दिया गया था, और दोनों ही सरकारों ने कुछ उस पर किया नहीं, वो प्रपोज़ल का प्रपोज़ल ही रहा। तो ये बात तब से चली आ रही है, और अब जाके बीजेपी वाले कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, इस बात की वो दुहाई देते हैं। तो भैया, पहले जो इलेक्शंस हुए थे, तो आप देखो कि इंडिया में एक तो नंबर ऑफ स्टेट्स कम थे, जनसंख्या कम थी, है ना, और लोग जो हैं कंपैरेटिवली ईमानदार थे। अब जिस टाइप की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हर आदमी हमाम में नंगा है। तो ऐसे में आप सोचें कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन कर लूँगा और उससे सारे के सारे जो घपलेबाजियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या नहीं होंगी, वो पॉसिबल नहीं है। पहले लोग कंपैरेटिवली आज के ज़माने से ज़्यादा ईमानदार थे, क्योंकि वो सब के सब जो फ्रीडम फाइट था उसमें से, स्ट्रगल था उसमें से निकल कर आए थे बहुत सारे। तो उनको एक अटैचमेंट था अपनी कंट्री के साथ में, कि भाई हमारा देश है और इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, ईमानदारी से चलता रहे, उसके लिए हमें भी ईमानदारी से काम करना होगा। ऐसा उनका उद्देश्य ज़रूर रहा होगा, आई एम श्योर। तो इतने सारे लोग जब इस भावना के साथ काम कर रहे हों, तो ऑब्वियसली जो चुनाव हुए होंगे वो ईमानदारी से हुए होंगे। लेकिन आज के ज़माने में हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देखिए आप। महाराष्ट्र में अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए महीना भर पहले, 2 महीना पहले जो रिज़ल्ट्स आए थे, उसमें वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो किसी के गले नहीं उतरते, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल्स कहते थे कि भाई इतनी इतनी सीट्स आएंगी, उससे तकरीबन डबल आ गई बीजेपी की। हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि और अगर आपको लगता है कि वाकई उतनी सीट्स आपकी जो आई हैं आनी ही चाहिए थी, आ सकती थी, तो मरकड़वाड़ी में जो मॉक पोल होने वाला था, जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं उस गांव के, वही अपने लिए एक वेरीफाइंग पोल करना चाहते थे कि भाई हम करके तो देखें कि अभी जो रिज़ल्ट्स आए हैं हमारे गांव से चुनाव के, वो वैसे क्यों नहीं हैं जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे। तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और आपने उनको पोल नहीं डालने दिया गया, जबकि वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए करना चाहते थे। तो क्यों आपको इतना डर है? तो ये बताता है कि आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला किया है इलेक्शंस में। एक वो बात हो गई। दूसरी बात आप ये देखिए कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर्स को सेलेक्ट करने का जो मैकेनिज़्म है वो पहले से जैसा था। उसमें 3 लोग होते थे कि भाई एक आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तीसरे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये 3 फ्रंट्स होते थे जो तय करते थे कि भाई ये जो सजेशंस आए हैं नामों के, इनमें से किसको हमने सीईसी बनाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है या इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। अभी मोदी सरकार ने क्या किया है, मोदी सरकार 2.0 ने
कि उस कमेटी में से 3 लोगों की कमेटी में से सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के बाहर फेंक दिया है और उनकी जगह अपने ही कैबिनेट के एक नुमाइंदे को लेकर आ गए हैं। ऐसा व्यवस्था उन्होंने बनाई है। अभी आप सोचो कि 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सिर्फ सरकार के हैं और तीसरा आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसकी पहले ही कई सालों से नहीं सुनी जा रही है। ठीक है जी। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि सरकार के 2 नुमाइंदे उस कमेटी में होने चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करेगी। ये इसका जस्टिफिकेशन सरकार ने नहीं दिया है और इससे हमें पता लगता है कि सरकार के मन में बेईमानी है इस बात को लेके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होंगे अगर हमारी चॉइस के हुए तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। और इस बात का अंदेशा इस बात से हमें होता है या शक होता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो इस तरह से बेईमानी का शक जिन पर हो लोगों के मन में और इस तरीके की प्रक्रिया से वो चुने गए हों, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर चुनाव कराते हैं तो किस तरह के चुनाव होंगे, इस बात का डर लोगों के मन में है और होगा भी। उसके अलावा एक बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहले लोग बहुत कम थे। पहले 17 करोड़ वोटर्स थे जब वन नेशन वन इलेक्शन के, हालांकि नाम वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था लेकिन चुनाव तकरीबन वैसे ही होते थे कि इतने सारे स्टेट्स में आपने चुनाव कराए, एक साथ कराए। तब उस ज़माने में 17 करोड़ लोग थे, आज के ज़माने में 100 करोड़ लोग हैं। तो 17 करोड़ और 100 करोड़ में तकरीबन 6 गुने का अंतर है। तो 6 गुना लोग जब इतने सारे बढ़ गए हैं तो आप उनको कैसे संभालेंगे। और उस ज़माने में जब वन नेशन वन इलेक्शन भले टाइटल ना रहा हो लेकिन चुनाव उसी तरीके से हुए थे, तब भी 6 महीने लगे थे उन सारे चुनाव को करने में। दूसरी बात कि इतना करने के बाद भी 1960 to 65 एंड 1961 केरल एंड ओडिशा रिस्पेक्टिवली, जो उनके नए नाम हैं, वहाँ इलेक्शंस बाद में ही कराने पड़े थे। उन 6 सालों के दौरान नहीं हो पाए या उनके पहले जो चुनाव हुए थे उनके साथ नहीं हो पाए। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पर उस टाइम पे सारे के सारे इलेक्शंस एक साथ नहीं हो सके। अब क्या है, एक पॉइंट ये भी है कि रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो मतदाता जो लोकल बॉडीज़ के, जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो चुनाव होंगे, जैसे ग्राम पंचायत है या जो शहरों की जो नगर निगम है उनके जो चुनाव होंगे, वो भी आपको, अगर आपके जो मेन इलेक्शंस हैं लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे उसके 100 दिन के अंदर अंदर आपको लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी कराने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम, कंसर्न ये है लोगों का, और मेरा भी डाउट है या कहना है कि अगर मान लीजिए आपने मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ झाला किया है, जैसे कि हमने देखा यूपी में अभी जो बायपोल्स हुए, लेटेस्ट जो हुए अभी तकरीबन महीना भर पहले, उसमें पुलिस वाले बंदूक की नोक पे बंदूक दिखा के मुसलमान वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहे थे। ये पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी मीडिया ने देखा है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ मैं कह रहा हूँ और बाकी लोग नहीं जानते। तो ऐसे में जब आपके पास में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ सिस्टम नहीं है, तब आप इतनी बेईमानी कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, अंडर द सन कर रहे हो। जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप किसी भी तरह की धांधली एक बार आप कर लें, मान लीजिए लोकसभा चुनाव हुए, आपने मतदाता सूची जो है उसमें से मुसलमान या जो भी, नॉट स्पेसिफिकली मुसलमान, जो भी आपके विरोधी हैं उनके नाम लिस्ट में से निकाल दिए। अब वो जो ख़राब हो चुकी लिस्ट है, उसी लिस्ट को यूज़ करके आप लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी करते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होंगे, उनमें भी गड़बड़ होगी ही होगी। और आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो जुडिशल सिस्टम है कैसे काम करता है। अगर किसी के ऊपर आपने एक केस फाइल कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया, तो जिसने मुकदमा दायर किया वो भी मर जाता है, जिस पर हुआ वो भी मर जाता है, फैसला नहीं आता है ना। हमारे कहने को कहते ज़रूर हैं कि जस्टिस डिनाइड इज़ क्या, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हर किसी को जस्टिस जो है डिनाइड ही होता है। तो मुकदमा करने वाला और मुकदमा झेलने वाला दोनों मर जाते हैं, लेकिन फैसला नहीं आता है। उसी केस में उसी तरीके से जब आपके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें जिस मतदाता सूची को यूज़ करके आपने उन चुनाव को किया, उसी मतदाता सूची को यूज़ करके आपने लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके चुनाव भी किए विदिन 100 डेज़,
और अगर मतदाता सूची पहले चुनाव से ही ख़राब है तो दूसरे चुनाव जो हैं वो भी सही नहीं होंगे, ईमानदारी से किए हुए नहीं कह सकते। और अगर कोई इस दौरान, इन 100 दिनों के दौरान कोई कोर्ट में जाता भी है तो उसका फ़ैसला आ ही नहीं पाएगा, और फैसला आने के ठीक पहले ही या बहुत पहले ही आप दूसरे चुनाव भी करा देंगे जो बेईमान चुनाव ही कहलाएंगे। तो ऐसे में कैसे आप किसी सिस्टम को, या जो आप सिस्टम लेकर आने वाले हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको बहुत फुल प्रूफ कह सकते हैं? क्योंकि ये ना तो टाइम के हिसाब से आपको मदद करने वाला है, क्योंकि टाइम उसमें लगेगा ही। आपने देखा है कि पहले जब चुनाव हुए, जिसकी दुहाई रूलिंग पार्टी दे रही है, उसमें भी 6 महीने या उससे ज़्यादा का वक्त लग गया था। ठीक है जी। दूसरा, पहले लोग कम थे, अब ज़्यादा हैं, कैसे आप संभालेंगे? तीसरा, आपको बहुत सारी वोटिंग मशीन्स, ये जो ईवीएम्स हैं या जो वीवीपैट्स हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे, उनका खर्चा पूरे देश को झेलना पड़ेगा। और जब वो सिस्टम आप बनाएंगे तो वो सारी मशीन्स बनाने के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसमें घपले होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो अभी का इलेक्शन है वो दुनिया में सबसे सस्ता है। 84 रुपये पर वोटर अगर खर्च होता है तो ये बहुत बड़ा कोई खर्च नहीं है। और अगर खर्च होता भी है किसी इलेक्शन में, तो जैसे मैंने बताया कि वो भी एक तरह का बिजनेस ही देता है लोगों को, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 60 करोड़ रुपए खर्च करती है एक इलेक्शन में, तो वो 60 करोड़ रुपया, या मतलब बहुत सारी, अगर 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो 600 करोड़ रुपया होगा। तो 600 करोड़ रुपया जब आम लोगों के पास जाता है तो उससे आम लोगों को फ़ायदा ही होता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये जो रूलिंग पार्टी वाले गाना गाते रहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे, तो उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, और अभी जो सिस्टम है उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम देख चुके हैं। थैंक यू एंड बाय।